स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास बेटा हमने लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को शॉर्टकट में बोलते हैं HYV सीड्स, ठीक है। यहाँ पर यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। ऐसा सीड्स जिसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है उस सीड्स को HYV सीड्स कहते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि HYV सीड्स को यूज करने से इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बेनिफिट मिला था। बिफोर यूजिंग द HYV सीड्स, बिफोर green revolution, we are not self-sufficient in food grain sectors. We were importing food from the US, America, right? We were depend on the America for the basic food grains like rice and wheat etc. But जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया तो उसके वजह से हम धीरे धीरे जो है फूड सेक्टर्स में आई मीन राइस वीट जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे। ना सिर्फ ओनली हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, इवन हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस भी बच रहा था। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू दैट प्रपोर्शन ऑफ प्रोड्यूस विच आर सेल इन द मार्केट, विच आर आप कह सकते हैं कि जो कि आफ्टर ओन कंजम्पशन, आफ्टर मीटिंग ओन कंजम्पशन, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसे आप मार्केट में बेचते हैं उसको मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर सपोज 1000 kg प्रोड्यूस करता है, उसने 500 kg सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा और 500 kg मार्केट में सोल्ड आउट किया। तो ये जो 500 kg जो मार्केट में बेचा, दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले पॉसिबल नहीं होता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले हमारे जो इकोनॉमी के जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फीचर्स था, मैंने आप लोगों को बताया था, वो था सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे जिससे सिर्फ ओन कंजम्पशन, ओन रिक्वायरमेंट को आप मीट कर पा रहे थे ओनली, राइट। बट आफ्टर अडॉप्टिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन हम मार्केट में सेल करने के लिए भी कैपेबल हो गए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन लास्ट क्लास, जिसमें से बताया था अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, जो कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, और दूसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मेंटेनिंग बफर स्टॉक, राइट। हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे थे कि गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक को भी मेंटेन कर रहे थे। बफर स्टॉक का यूज कब होता था? इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज, जब इकोनॉमी में लग रहा है कि प्रोडक्शन नहीं हुआ है ड्यू टू आप कह सकते हैं कि चेंज इन क्लाइमेट, जिसके वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उस समय अगर शॉर्टेज होता था फूड का तो गवर्नमेंट उस स्टॉक से फूड को यूज करते थे फॉर द पब्लिक, राइट। तो बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए केपेबल हो गए। और तीसरा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था तीसरा? बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो सप्लाई बढ़ने लगा, तो जब सप्लाई किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज होता है देन डिमांड, अगर किसी कमोडिटी का डिमांड से ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज होता है इट मीन्स प्राइस क्या होंगे? फॉल होंगे। और जब प्राइस फॉल होने लगा तो उसको लो इनकम ग्रुप वाले भी अफोर्ड करने लगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो लो इनकम ग्रुप वाले थे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि वो भी मार्केट प्राइस को अफोर्ड करने में कैपेबल हो गए थे। ये सब हमने डिस्कस किया था, यहीं तक डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है रिस्क इन्वॉल्व्ड अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट जब हम करते हैं तो कौन से रिस्क हमें फेस करने को मिलता है? देखिए, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आप यूज करेंगे, एक तो रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, सबसे मेन रिस्क, सबसे बिग इशू है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, राइट। कीड़े लगने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हम HYV सीड्स का यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड्स में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होने लगता है, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में इतना नहीं होता था,
ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स पे ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि रिस्क होता है। इसीलिए जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। एक तो क्या है कि नो डाउट HYV सीड्स को यूज करने पर प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हुई, नो डाउट, लेकिन जो आपका रिसोर्स है वो भी पहले से ज़्यादा लग रहा था। समझ में आ रही बात? रिसोर्स कैसे? पहले से ज़मीन उतनी ही है, लेकिन जब हम HYV सीड्स का यूज कर रहे तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, मोर देन द ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, आपका जो फर्टिलाइजर यूज है वो 4 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। समझ में आ रही बात? अगर पहले हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में फॉर एग्जांपल 1 kg फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे, ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में सपोज 1 kg फर्टिलाइजर्स का यूज करते थे, तो ग्रीन HYV सीड्स को यूज करने पर ये जो यूज है 4 kg से 10 kg के बिटवीन होने लगा। तो आप ये देखिए कि आपका फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। समझ में आ रही बात? उसके बाद पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स में खर्च होने लगा। तो कहने की और HYV सीड्स जो है वो भी मार्केट में महंगा मिलता था एज कंपेयर टू नॉर्मल सीड्स। तो हमारे इकोनॉमी में दैट टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन अराउंड 1960s को फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन HYV सीड्स को हमने यूज किया था तो उस समय इनपुट्स काफ़ी महंगे होते थे, सीड्स महंगा होता था, फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, पेस्टिसाइड्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स का फीचर क्या था? अराउंड 80% फार्मर्स जो है वो मार्जिनल्स थे, पुअर थे। तो जो पुअर फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो इतने कॉस्टलियर इनपुट को कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो कौन यूज कर रहा था HYV सीड्स? रिच फार्मर, राइट। पुअर फार्मर्स नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या इसका आउटकम निकला? आउटकम ये निकला, द रिच फार्मर्स बिकम मोर रिचर एंड द पुअर फार्मर्स बिकम मोर पुअरर। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी जो है ये स्प्रेड होने लगा। ठीक है, रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। जबकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है इकोनॉमी में? इक्विटी को मेंटेन करना। 1 सेकेंड, हेलो। गवर्नमेंट का एम होता है इकोनॉमी में इक्विटी को मेंटेन करना। इक्विटी मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग द पीपल, राइट। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहां जो इक्विटी जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो पुअर फार्मर्स है हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने सब्सिडीज देना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। पुअर फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पर सीड्स मिल रहा था, सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स मिल रहा था, जिसके वजह से वो अफोर्ड कर पा रहे थे। इवन क्रेडिट फैसिलिटीज भी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पुअर फार्मर्स के लिए, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया ताकि उनको प्रॉपर जो है अमाउंट मिल सके फॉर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जो है लैंड डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया। आप रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि उन्होंने फार्मर्स के लिए, रूरल फार्मर्स के लिए क्या क्या क्रेडिट फैसिलिटीज़ कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया था। तो सेकेंड फेज की अगर हम बात करें, 1970s की बात करें, आफ्टर 10 ईयर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1970s, तो लगभग फार्मर्स जो है वो HYV सीड्स को यूज करने लगे ड्यू टू प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, राइट। तो जब सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दिया तो धीरे धीरे सब लोग अफोर्ड करने लगे। तो ये जो इक्विटी एम है गवर्नमेंट का वो अचीव कर रहे थे।
तो ये दो रिस्क हुआ, एक तो मैंने बताया रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक और दूसरा बताया मैंने इनकम इनइक्वालिटीज। बिकॉज क्या प्रॉब्लम है यहां पर कि यहां पर जो आपके इनपुट्स हैं HYV सीड्स के वो काफी कॉस्टलियर है। एवरी फार्मर इज नॉट एबल टू अफोर्ड द मार्केट प्राइस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मार्केट प्राइस ऑफ HYV सीड्स, सो दैट्स व्हाई द gap between rich farmer and poor farmer was rising, वो इंक्रीज होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो ये दो रिस्क हमें देखने को मिला किसके अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये दो रिस्क है। देखो कहीं लिखा भी होगा, देखिए यहां देखिए, देखिए, while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology involved was not free from risk। जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व था वो रिस्क से फ्री नहीं था। One such risk was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmers। Disparities मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो है, जो रिच फार्मर है और जो पुअर फार्मर है उसके बीच में डिस्पैरिटीज इंक्रीज होने लगा, मतलब गैप इंक्रीज होने लगा, जो कि मैंने रीजन बताया कि पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सिंस only the big farmers could afford the required inputs, thereby reaping most of the benefits of the green revolution। ठीक है, तो एक रिस्क ये बताया और दूसरा क्या बताया था, पेस्ट अटैक का। मोरओवर the HYV crops were also more prone to attack by pests, and the small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest attack, क्योंकि इसके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो पेस्टिसाइड्स पर खर्च कर पाए। तो here are two risks involved under the green revolution। First, increasing income inequalities, and second, risk of pest attack। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये टॉपिक हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिबेट ओवर सब्सिडीज। ये लास्ट ईयर, मतलब इस ईयर का जो एग्जाम हुआ था 2022-23 में, जो इस ईयर का एग्जाम में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था इस वाले टॉपिक से डिबेट पे, और उसमें आया था शायद थोड़ा मैं भूल गया हूँ, आर्ग्यूमेंट या फेवर में से एक आया था। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद आर्ग्यूमेंट ही आया था। ठीक है, कि ये मतलब डिबेट ओवर सब्सिडीज़ में ये है कि गवर्नमेंट जब सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो है अगेंस्ट थे और कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में थे। राइट, तो हमें वो डिस्कस करना है कि क्यों अगेंस्ट थे और क्यों फेवर में थे। स्टार्ट क्लियर? अभी मैंने बताया ना कि जो पुअर फार्मर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी, तो कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि नहीं, सब्सिडीज नहीं देना चाहिए, और कुछ कह रहे थे कि नहीं देना चाहिए। तो क्यों कह रहे थे? सबसे पहले मैं फेवर की बात करता हूं कि सब्सिडीज क्यों देना चाहिए। पहला रीजन तो आपको पता चल ही गया कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स क्या है, पुअर हैं, मार्जिनल है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द मार्केट प्राइस ऑफ मॉडर्न इनपुट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट को सब्सिडीज वहां पर देना जरूरी होता है। स्टार्ट क्लियर? ये फर्स्ट है। और सेकेंड रीजन ये है कि सब्सिडीज क्यों देना चाहिए। एक्चुअली जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है ना बेटा, वो रिस्की होता है। ठीक है, कभी प्रोडक्शन अच्छा होगा और कभी प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा। अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है ना। अब तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर जो है कैरी ऑन कर रहे हैं हम। ठीक है, HYV सीड्स को भी यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स पर भी खर्च कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी क्रॉप बर्बाद हो जाता है।
रीजन इज डैट नेचुरल कैलामिटीज, है ना, कभी बाढ़ आ गया उसके कारण बर्बाद हो गया, कभी इतनी तेज हवाएं चलती है कि फसल बेकार हो जाता है, जड़ से निकल जाता है, बेकार हो जाता है। इस तरह के जो है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज आपका जो प्रोडक्शन है वो बेकार हो गया। तो बेकार हो गया तो उसको आप किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो? आपने प्रॉपर सब कुछ इरिगेशन किया, आपने प्रॉपर क्रॉप को सोइंग किया, आपने सब कुछ किया, स्टिल आपका खराब हो गया, तो इसमें कोई जिम्मेदार तो नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जब आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो रिस्की होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है ना बेटा, ये आप कह सकते हैं कि रूट है इकोनॉमी की, है ना। अगर आपको फूड यहाँ से नहीं मिलेगा और आप फूड के लिए अगर इंपोर्ट करने लगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। स्टिल अभी इंडिया में अगर मैं बहुत ओल्ड डेटा की बात करूँ तो 22% पॉवर्टी है, ठीक है। मैं अभी करंट की बात अकॉर्डिंग टू 2010 और 11 22% पॉवर्टी हमारे इंडिया में है, और वो तो डेटा में है, रियलिटी देखोगे तो भी और ज़्यादा गरीबी है। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं तो लोग और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और स्टिल इसके बाद अगर आप गलती से भी दूसरे देश से अगर इंपोर्ट करने लगे तो हमारा इंडिया के भी हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना जरूरी है कि चल भाई तेरे से इस बार बर्बाद हो गया तो मैं दे रहा हूं, ताकि अगली बार उसके पास हिम्मत हो कि वो प्रोड्यूस कर पाए, है ना। तो ये दो रीजन है, एक तो रिस्की ये एक तरह से बिजनेस है ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, और दूसरा क्या है कि पुअर है और मार्जिनल्स हैं, इसलिए उनको देना चाहिए। अब बात करते हैं अगेंस्ट का। कुछ इकोनॉमिस्ट जो है इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट इसलिए है कि मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, सब्सिडीज इज अ ट्रांसफ़र पेमेंट, बताया था मैंने। ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब ये होता है कि इससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, गवर्नमेंट का खर्चा ही है। इससे गवर्नमेंट का क्या खर्चा, बदले में कुछ मिलता है गवर्नमेंट को? नहीं। तो सब्सिडीज प्रोवाइड करने से जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्री में दिया है उन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट हमारे अगर आप देखोगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमी का, तो हम एवरी ईयर डेट लेते हैं, एवरी ईयर बोरो करते हैं दूसरे कंट्री से। हमारा जो बोरोइंग्स है वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट, बढ़ता जा रहा है। उसमें से अगर आप ऐसे खर्चे कर रहे हो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर तो वो बेकार है, गवर्नमेंट के लिए बेकार है, ठीक है। जो लोग हैं उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कहाँ से पूरा करे? गवर्नमेंट के पास ऐसा थोड़ी कि वो जितना चाहे पैसा छाप सकती है, ऐसा तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी तो सोर्स होना चाहिए ना। टैक्स लोग देना नहीं चाहते और सब्सिडीज लेना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो एक रीज़न क्या है इसके अगेंस्ट का ना देने का, कि इट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। और दूसरा रीजन ये है कि जब हमने सब्सिडी, मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इनिशियल फेज में आपने सब्सिडीज दे दी, चलो उस समय लोगों के पास नहीं थे पैसे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाए। जब आपने इनिशियल फेज में दे दिया, धीरे 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 सभी फार्मर्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब आपको स्टॉप कर दो, अब मत दो। अरे बात समझ में? तो ये दो रीजन है कि जब आपने एक बार दे ही दिया है सब लोग यूज करने, अब मत दीजिए आप सब्सिडीज, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं जो इसके अगेंस्ट है। अभी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है रूरल एरिया में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके लिए कम देना पड़ता है उनको, सीड्स वगैरह सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है, फर्टिलाइजर्स उनको सब्सिडाइज रेट पर मिल जाता है, लोन मिल जाता है सब्सिडाइज 3% 4% पर एनम में उसको मिल जाता है, ठीक है। जबकि नॉर्मल अगर आप पीएल लेने के लिए जाओ तो कम से कम 12% लगेगा, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24 तक है, ठीक है। अब वही लोन अगर फार्मर लेता है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है, तो वो कितना देते? 3%, 4%।
तो ये भी तो फ़ायदा, ये भी तो बेनिफिट है। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक बार जब आपने अडॉप्ट किया, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, तीसरा रीज़न भी बता रहा हूँ, 2 रीज़न बताया ना, तीसरा रीज़न ये है कि सब्सिडीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं लोग। इसका बेनिफिट सभी लोगों के पास नहीं जाता। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ गवर्नमेंट ने LPG सिलेंडर पे सब्सिडी दी। सिलेंडर का प्राइस है मान लीजिए 600 रुपये, सिलेंडर की प्राइस जो है वो 600 रुपये है। गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडीज दे दी 200 रुपये का, आपको कितने का मिला वो? 400 का। क्लियर है? अब क्या हुआ कि एक फैमिली है जिसमें से मात्र 3 पर्सन्स रह रहे हैं, पति पत्नी और वो, मतलब बच्चे, ठीक है, 3 लोग रह रहे हैं और एक सिलेंडर कम से कम 2.5 महीने तक चल रहा है, ठीक है, 2.5 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 मंथ्स में बुक नहीं करेगा वो। तो क्या हुआ कि जो डीलर है उसने क्या किया, इनके नाम से सिलेंडर को बुक कर दिया। ठीक, ध्यान से समझना, इनके नाम से सिलेंडर को बुक कर दिया। अब क्या हुआ, सिलेंडर को बुक किया, वो डीलर को कितने में मिला? 400 रुपये में। उसने क्या किया, मार्केट में जाकर के इसको कितने में बेच दिया? 600 रुपये में बेच दिया। तो डीलर को 200 रुपये का फायदा हुआ ना। समझ में आ रहा? तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट दे किसको रही थी? इनको, लेकिन इनके साथ साथ डीलर के पॉकेट में चला गया। तो ये चीज़ें बढ़ता जा रहा था। फिर सरकार ने देखा यार ये तो गलत हो रहा है, इसका तो गलत फ़ायदा हो रहा है। फिर उन्होंने पॉलिसी निकाली कि अब हम सब्सिडी कैश में नहीं देंगे, मतलब प्रोड्यूसर्स को नहीं देंगे। पहले प्रोड्यूसर्स को देते थे, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को दे देते कि भाई मैं तुझे 200 रुपये दूंगा, तेरा 600 का सिलेंडर है ना, 200 मैं दूंगा, तू लोगों को 400 रुपये दे। ठीक, तो ये 200 रुपये डीलर खा जाता था। मतलब एक सिलेंडर, एक पर्सन के नाम पे एक सिलेंडर था, वो 3 बार बुक कर देते थे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गवर्नमेंट ने, अब बोला कि आप अकाउंट नंबर दीजिए, मैं सब्सिडी प्रोड्यूसर को नहीं दूंगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। मतलब अब क्या हो रहा था, पेमेंट आपको 600 ही करने पड़ेंगे। अब 400 पेमेंट नहीं करने, 600 करने होंगे, लेकिन 200 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे फायदा ये हुआ कि ये वाली चीजें हट गई, ये वाला चीजें डीलर के लिए खत्म हो गया। अब डीलर ब्लैक में बेच रहा है, तो कैसे बेच रहा है, वही पर्सन के नाम से एक्स्ट्रा बुक किया और मार्केट में जाकर के 800 रुपये में बेच दिया सिलेंडर को, 900 रुपये में बेच दिया, 1000 में बेच दिया, जिससे जैसा जो बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, वैसा कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर भी तो वो खा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह लोगों, अब तो वो भी सब्सिडी बंद कर दी, राइट। तो ये सब्सिडीज का फायदा, कभी भी याद रखना, गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ फ्री प्रोवाइड करती है ना, तो वो किसके लिए करती है? जो नीडी पर्सन है। लेकिन इसका हमेशा रॉन्ग यूज होता है। गवर्नमेंट फ्लैट जो है अपना DDA या GDA अपना फ्लैट निकालती है कि जो पुअर पीपल है वो उसको अफोर्ड कर पाए, 4 लाख 5 लाख में फ्लैट निकालती है। लेकिन इसको बुक कौन करता है? जो रिच पीपल है, वो कनेक्शन के थ्रू 2-3 फ्लैट अपने नाम से ले लिया और बाद में उसको रीसेल करके बेच दिया। ये सिस्टम चल रहा है। मतलब 1000 फ्लैट हुआ तो 1000 में से 500 फ्लैट गरीब को गया, अब 500 फ्लैट ब्लैक में चला गया। तो इसीलिए सब्सिडी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिसके लिए हम सब्सिडी देते हैं उनको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता है, इसीलिए अगेंस्ट है इसके। बड़ा मुस्कुरा रही हो तुम, हैं? हाँ भाई, देखिए अब यहां ध्यान दो। तो मैंने वो पेस्ट अटैक वाला कहानी सुनाया था ना भी इसके पहले, तो इसमें तो लॉस हो रहा था। तो इस वजह से फॉर्चुनेटली दीज फियर्स डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। पेस्टिसाइड से लॉस हो रहा था,
तो लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर साथ दिया। क्या साथ दिया? द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर्स। लो भाई पैसे लो कम ब्याज दर पर। एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स सो दैट स्मॉल फार्मर्स कुड ऑल्सो हैव एक्सेस टू नीडेड इनपुट्स। ताकि सब्सिडी दिया ताकि वो लोग भी जो है मॉडर्न इनपुट को परचेज कर पाए। Since the small farmers could obtain the required input, the output on small farmers equaled the output on the large farmer। मतलब मोटिव गवर्नमेंट का ये था कि सब्सिडीज अगर हम देंगे तो जितना प्रोडक्शन लार्ज फार्मर्स बिग फार्मर्स कर पा रहे थे तो स्मॉल फार्मर्स भी कर पाएंगे, जो कि पहले ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। इन द कोर्स of time, as a result the green revolution benefited the small as well as rich farmers. The risk of the small farmers being ruined when pest attack their crops was considerably reduced by the service rendered by the research institutes established by the government। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? रिसर्च होने लगा कि कैसे पेस्ट अटैक को कंट्रोल करना है, दवाइयाँ निकलने लगी, तो ये सब चीज़ें होने लगा। आगे देखो, ये द डिबेट ओवर सब्सिडीज जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट a hotly debated question. It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new HYV technology by the farmers in general and small farmers in particular. Right? We know that कि हमारा जो inputs है वो costlier है, ठीक है, इस वजह से सब्सिडीज देना क्या है? इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट क्लियर? एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर्स। तो सब्सिडीज वर देयरफॉर नीडेड टू एनकरेज फार्मर्स टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर सब्सिडीज देंगे तो एटलीस्ट फार्मर उसको अफोर्ड तो कर पाएगा, उसको यूज तो कर पाएगा। अब पहले ही फार्मर्स को महंगा लग रहा है तो वो कैसे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे? क्लियर है? आगे देखिए, अब यहां पर क्या देखिए, ये वाला लाइन देखिए, some economists believe that once the technology is found profitable and is widely adopted, right, widely adopted should be phased out since their purpose has been served। मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि एक बार गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, सबने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, तो अब सब्सिडी मत दो उसको। ठीक है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन क्या होता है? इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट लॉस में जाते हैं, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ जाता है। सो फर्दर सब्सिडीज आर मीन टू बेनिफिट द farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry। मैंने अभी यही बताया ना कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बोल दिया कि भैया अगर आपका जो मान लीजिए फर्टिलाइजर्स का बैग 400 रुपए का है, गवर्नमेंट ने 200 रुपए सब्सिडी दे दी और कहा पब्लिक को क्या करना, 200 में देना। तो गवर्नमेंट ने, ये इंडस्ट्री ने क्या किया कि 100 लोगों को दे दिया 200 रुपए में, अब बाकी 100 लोगों को ब्लैक में कितने में बेच दिया? 350 में बेच दिया, 450 में बेच दिया सस्ते में, तो भी तो 150 का फायदा हो रहा है पर बैग। तो ये करते थे। तो इकोनॉमिस्ट इसीलिए कहते थे कि मत दो सब्सिडी, क्योंकि इसका फायदा सभी लोगों के पास नहीं जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, एंड अमंग फार्मर्स द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोर prosperous regions. Therefore, it is argued that there is no case for continuing with fertilizers subsidies. It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government finances.
ठीक है, तो ये रीजन है जिसके वजह से सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट है। समझ में आ रही बात, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। अब हम फेवर की बात करते हैं। ऑन द अदर hand, some believe that the government should continue with agricultural subsidies because farming in India continues to be a what? Risky business। अरे बात समझ में, कभी प्रोडक्शन अच्छा होता है, कभी प्रोडक्शन बेकार होता है। जब बेकार होगा तो कहाँ से फार्मर्स इसको जो है मैनेज कर पाएगा। इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सब्सिडी देनी चाहिए, राइट। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर। दूसरा रीजन ये मैंने बताया था ना कि इंडिया में मोस्टली फार्मर पुअर है, तो इसीलिए उनको सब्सिडी देना चाहिए, बिकॉज दे विल नॉट एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। क्लियर है। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। ऑब्वियसली रिच फार्मर तो चलो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाएगा, फिर वही इक्विटी को हम पर्पस जो है, एम जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में। एंड द वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी। क्लियर है। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट है और आपका क्या है, फेवर है। समझ में आ गया, क्लियर है। डिबेट ओवर सब्सिडीज, कोई दिक्कत, ओके। तो यहाँ पर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, important effects of green revolution, risk involved under the green revolution and the debate over subsidies। बस यही 4 टॉपिक है, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज बोले ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो क्या डिसएडवांटेज है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का वैसे देखो थोड़ा सा रिस्क और डिसएडवांटेज थोड़ा सा जनरलाइजेशन कर सकते हो, बट है अलग अलग। डिसएडवांटेज की बात करें, द मेन जो डिसएडवांटेज है, HYV सीड्स को यूज करने पर जो हमें फूड मिलता है वो हेल्दियर फूड नहीं होता है। ऑब्वियसली जब आप फर्टिलाइजर्स, खाद क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर, देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड केमिकल। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड व्हाइल वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग तो सब तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन जब आप HYV सीड्स का यूज करते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है, जिसके वजह से उसका जो फूड, इसीलिए पुराने लोग क्यों इतना स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आपके अगर ग्रैंड पेरेंट है, अगर उनका 80, 85, 90 भी एज है तो थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग पता नहीं उस एज पर जा पाएंगे, चले भी गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 60 तक हालत ख़राब हो जाएगा उनके जैसा, जो 90 में वो फील नहीं कर रहे थे, हम लोग 60 में फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी फूड मिल रहा है सब केमिकली यूज हो रहा है, वो केमिकली प्रोड्यूस हो रहा है। वो ये जो पपीता आप खरीदते हो इतना बड़ा, रियलिटी में देसी पपीता इतना बड़ा होता ही नहीं, इतना पीला नहीं होता। पहली बात तो ये है, हरा होता है, थोड़ा सा अगर उस पर पीलापन आ गया वो पक जाता है पपीता, बस, ठीक है। इतना जो देखते हो ना ऑरेंज टाइप का जो होता है वो नहीं होता। जो घिया इतने बड़े बड़े जो होते हैं वो रियल में नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैगन देख लो कितने कीड़े होते हैं उसमें, क्योंकि वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा है। तो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो फूड आपको जो मिल रहा है वो हेल्दियर नहीं मिल रहा है। एडवांटेज नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ डैट कि हमारे इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को यूज करें दैट विल बी बेनिफिट फॉर अस, लेकिन उससे हम सबको फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला पार्ट एक सब्सिडीज़ में था जो एक बार मैं डिस्कस करूँगा। प्राइस एज सिग्नल्स का मतलब ये भी सब्सिडीज़ का ही एक पार्ट है। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। You would have learned in an earlier class about how prices of goods are determined in the market, demand supply के according, है ना। It is important to understand that prices are signals about the availability of goods। जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है,
गुड्स के अवेलेबिलिटी पर। अगर गुड्स का अवेलेबिलिटी कम है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और गुड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इफ़ a good becomes scarce, its price will rise, and those who use this good will have the incentive to make efficient decision about its use based on the price. If the price of water goes up because of a lower supply, people will have the incentive to use it with greater care. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास दो रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक रेन्यूएबल रिसोर्सेस होता है, दूसरा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस होता है। नॉन रेन्यूएबल जिसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कोल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, सोलर एनर्जी रेन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो इसीलिए हम प्रमोट करते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज करो। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये रेन्यूएबल है और इससे क्या होगा, आपका नेचुरल रिसोर्सेस सेव रहेगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका जो वाटर है, वाटर का प्राइस अगर हाई होने लगेगा तो लोग बहुत केयर से यूज करेंगे, और इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। भाई अगर 200 लीटर तक यूज करते हो तुम्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग कहेंगे नहीं यार पैसे नहीं देना, 200 यूज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में आपको 200 यूनिट तक फ्री है, तो ये एक मैसेज है लोगों को कि आपको 200 यूनिट तक ही मैनेज करना है। और लोग धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करेंगे। मैं पॉजिटिव वे में वैसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव वे नहीं है, वो भी नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि 200 यूनिट तक अगर हम धीरे धीरे यूज करना सीख जाएं तो आगे चल के उसमें मैनेज कर सकते हैं। आगे चल के वो प्राइस भी लेगा तो हम मेरा क्या होगा, 200 से नीचे आएगा। तो ये जो करते हैं गवर्नमेंट, तो इनका मेन रीज़न होता है कि लोगों को लिमिटेड अमाउंट में यूज करना चाहिए। राइट, आगे देखिए। Because of the, for example, they many stop watering the garden to conserve water. We complain whenever the price of petrol increases and blame it on the government. वो नहीं बोलेगा कि बुलेट में पेट्रोल भरवा करके घुमा रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, वो कैसे वो आवाज़ निकलता है, उसमें पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, कुछ नहीं। गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ, एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कुछ नहीं। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम किसको कंप्लेन करेंगे, गवर्नमेंट को। हम जो वेस्ट यूज कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं। राइट, तो वही चीज़ है। बट द इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस रिफ्लेक्ट ग्रेटर स्कैर्सिटी एंड द प्राइस राइज इज अ सिग्नल दैट लेस पेट्रोल इज अवेलेबल। प्राइस राइज हो रहा है, इसका मतलब यही मतलब है ना कि पेट्रोल भाई कम है, तो हम कहाँ से आपको दे। प्राइस बढ़ाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे कम यूज करने लगोगे। ठीक है, तो सम इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ अ गुड। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर प्रोवाइडेड एट अ सब्सिडाइज रेट और फ्री, दे विल बी यूज वेस्टफुली विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर स्कैर्सिटी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने पॉजिटिव वे में समझाया, थोड़ा नेगेटिव वे में। 200 तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज नहीं है। अच्छा, ऐसा घर होगा जिसके में 50 यूनिट भी आ रहा होगा, आप वो बोलेगा यार 200 तक कोई, 150 अभी भी है, चलो चलाओ जो चलाना है, अरे जलने रहने दे, कौन सा बिजली बिल देना है, रहने दे जलने। ठीक है, तो सब्सिडी ना देने के पीछे, नहीं देना चाहिए, इसका रीज़न ये ही कि जब सब्सिडी देते हैं ना, चीज़ें सस्ता होने लगता है, और जब चीज़ें सस्ता तो लोग इसका वेस्टफुली क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं। दैट्स वाई सब्सिडी इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इस वजह से सब्सिडीज़ देना एक मजबूरी है गवर्नमेंट का। रियलिटी तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वही है ना, जो मूर्ख लोग होंगे, अरे भाजपा सरकार ने तो ये महंगा कर दिया, पहले सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रहा था वो भी कम कर दिया, पेट्रोल के कीमतें बढ़ गया। उसको रीज़न नहीं पता कि क्यों बढ़ा भाई। ठीक है, सब्सिडीज़ हटाना एक इकोनॉमिक डिसीजन है। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, आईएएस वगैरह हैं, आरबीआई के गवर्नर्स हैं, और भी लोग, तो वो मूर्ख थोड़ी है। कोई गवर्नमेंट थोड़ी चाहेगा कि अगली बार मुझे कोई लाइक ना करे, लेकिन मजबूरी होती है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, सब्सिडीज़ ना देने का एक और रीज़न मैंने बताया।
ये पता है क्या हुआ था, ये चीज़ें कभी नहीं पढ़ाता था मैं, ये आज पहली बार आपके बैच में पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं कॉपी चेक कर रहा था इस बार, तो बच्चे ने यही छाप दिया। मैंने कहा ये कहाँ से कौन सा रीजन हो गया भाई, लेकिन लिखा तो सही है ये, उसने लिखा कहाँ से, इतना दिमाग कहाँ से आया। तो फिर पता चला कि ये इवन उसमें भी है, संदीप गर्ग में भी है, लेकिन कभी हमने उसको हाईलाइट ही नहीं किया। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सब्सिडीज़ क्यों नहीं देना चाहिए, राइट। जब हम किसी चीज़ पे सब्सिडी देते हैं तो लोग उसका वेस्टफुली यूज करने लगते हैं, दैट्स वाई सब्सिडीज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, बस ये चैप्टर ये टॉपिक जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर्स वो ख़त्म हो गया है। अब इंडस्ट्री एंड ट्रेड है हमारे पास। वी हैव ओनली 9 मिनट्स, रहने देता हूँ इसको, लगातार आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ओके, समझ आया? कोई दिक्कत? तो करना क्या है होमवर्क में, जो डिबेट ओवर सब्सिडीज़ है आपके संदीप गर्ग में सेम लिखना है, और जो रिस्क और क्या एनसीईआरटी से लिखना, एनसीईआरटी से फिर एक वेट करो, मैं कल पीपीटी दे दूंगा आपको। आज मैं आधा बनाया था, आधा रह गया, तो उस पीपीटी से देख लेना, आप उससे बुक से लिख देना, सेम वर्ड है जो इसमें लिखा है वही उसमें लिखा है। क्लियर है?